Hello students, today our topic in chapter Nationalism in Europe is Italy Unified and this is our fourth video of this chapter और इस चैप्टर में हम बेसिकली अपना फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। क्या बोलता है, जर्मनी की तरह इटली भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ था और एक बहुत ही लंबे समय से ये चीज़ थी वहाँ पे, यानी जितने भी प्रोविंसेस थी इटालियन प्रोविंसेस तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, इटली से पहले इटली जैसा आज है वैसा पहले नहीं था, वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। बहुत सारी डायनेस्टिक स्टेट्स को डायनेस्टीज ने कैप्चर कर रखा था, मतलब हर प्रोविंसेस पे अलग अलग डायनेस्टीज रूल किया करती थी, राइट। अगर हम हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करें तो मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर फैले हुए थे। कहीं अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं और का हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, कहीं और पे प्रिंसली स्टेट्स पे पोप रूल कर रहा था। इस ढंग से बहुत सारे एम्पायर रूल किया कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा बोला गया है कि 19th सेंचुरी के मिडल में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। सिर्फ और सिर्फ सर्डिनिया पिडमॉन्ट, ये नाम ज़रूर याद रखना। सर्डिनिया पिडमॉन्ट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इटालियन, मतलब इटालियन राजघराने का जो प्रिंस था वो रूल किया करता था इस जगह को, सर्डिनिया पिडमॉन्ट जिसका नाम था। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल किया करता था, सेंटर में पोप का रूल था, और जो साउथ का रीजन था वहाँ पे बर्बन किंग स्पेन का रूल किया करता था, राइट। हम इटली की बात करें, देखो इतने फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ है ये। इवन इटालियन लैंग्वेज की भी बात करें तो इसने अपना कॉमन फॉर्म में ये लैंग्वेज नहीं थी, बड़ी सारी डायलेक्ट्स इसकी थी, बहुत सारी वेरिएशंस थी इटालियन लैंग्वेजेस में। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं 1830 में जैस्पी मैज़नी याद है ना, वही जैस्पी मैज़नी जिसको हमारा जिसने ये बोला था कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम ड्यूक मेटरनिक की बात कर रहे हैं। और जैस्पी मैज़नी वॉज अ रिवॉल्यूशनरी जिसने लिगेरिया में जब रिवॉल्यूशन किया था तो उसको इटली से देश निकाला कर दिया गया था। उसी जैस्पी मैज़नी की बात कर रहे हैं। इसने पूरी की पूरी अपना एक कोहेरेंट प्रोग्राम, एक मिलजुल करके पूरा का पूरा प्रोग्राम चलाया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा इटली को एक नेशन स्टेट में बदलना चाहता था, यूनाइट करना चाहता था, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि भाई उसने सीक्रेट सोसाइटीज़ इस नेशन स्टेट को क्रिएट करने के लिए, इटली को क्रिएट करने के लिए इसने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, 1831 में रिवॉल्यूशन फेल हो गया, राइट। और अगर हम 1848 तक की बात करें तो काफ़ी हद तक जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट था वो विक्टर एमेनुअल के अंडर था, ठीक है। और बहुत सारे वॉर के थ्रू वो बिल्कुल सभी स्टेट्स को एकजुट करना चाहता था। अगर हम एलाइट्स रीजन की बात करें तो ये लोग भी कहीं न कहीं पूरे इटली को यूनाइट करना चाहते थे, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके और पॉलिटिकल डोमिनेंस को बरकरार करके, ठीक है। और उसी चक्कर में हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर कहाँ का, सर्डिनिया और पिडमॉन्ट का, जिसका नाम था कैवुर। कई लोग काउर भी बोलते हैं, कैवुर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने इस मूवमेंट को अपने हाथों में लिया और उसने जैस्पी मैज़नी के साथ मिल करके इटली को यूनिफिकेशन का काम संभाला, इटली के यूनिफिकेशन का काम संभाला, ठीक है। अगर हम कैवुर की बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं वो ना तो एक रिवॉल्यूशनरी था, ना ही वो एक डेमोक्रेट था, राइट। जैसे बहुत सारे जो वेल्दी और एजुकेटेड, वेल्दी मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास मेंबर्स ऑफ एलिट इटालियन क्लास की अगर हम बात करें तो ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। इट मीन इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छा ये फ्रेंच बोला करता था। और हम सबको पता है कि फ्रेंच लैंग्वेज एक एलिट लैंग्वेज मानी जाती थी, उच्च घराने की भाषा मानी जाती थी। अपना एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए लोग फ्रेंच बोला करते थे, कह सकते हैं। अपनी टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंस फ्रांस के साथ बना करके कैवुर ने सर्डिनिया पिडमॉन्ट
जो इसका चीफ मिनिस्टर था कैवुड सर्डिनिया पिडमोंट का, उसने क्या किया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट किया, ठीक है, फ्रांस के साथ अलायंस करके, मिलजुल करके। अच्छा, अगर हम रेगुलर ट्रुप्स वगैरह की बात करें तो एक लार्ज नंबर का इसने एक आर्म्ड वॉलंटियर क्रिएट किया और उसका लीडर बनाया गया किसको, जैस्पी मैज़नी को। उसने एक मूवमेंट को ज्वाइन किया, एक से बोलते हैं कि एक झुंड को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था जैस्पी गैरिबाल्डी। अब ये जैस्पी गैरिबाल्डी था, ये इस झुंड को बिल्कुल नेतृत्व कर रहा था, उसका लीडर बना पड़ा हुआ था। अब ये लोग क्या किया, इन लोगों ने साउथ इटली की तरफ ये लोग बढ़े और वहाँ पे टू सिसलीज नाम है, जगह का नाम है, तो किंगडम ऑफ टू सिसलीज की तरफ बढ़े और वहाँ पे लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिलने की वजह से वहाँ पे जो रूलर रूल किया करता था, स्पेनिश रूलर था, उसको उखाड़ करके बाहर फेंक दिया, उसको उठा करके बाहर फेंक दिया स्पेनिश रूलर को, और वहाँ पे भी अपना कब्जा जमा लिया। कहाँ की बात कर रहे हैं, टू सिसली की बात कर रहे हैं। और 1861 में इन लोगों ने क्या किया, विक्टर एमेनुअल सेकंड को धूमधाम से प्रोक्लेम कर दिया, घोषणा कर दिया कि ये यूनाइटेड इटली का राजा है। अच्छा, अब अगर इटालियन पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पे इलिटरेसी इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग बिल्कुल जो लिबरल नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी से उससे बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये लोग नेशनलिस्ट क्या कर रहे हैं, क्या है नेशनलिस्ट। और जो पीजेंट जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था, उन्होंने कभी भी इटालिया के बारे में नहीं सुन रखा था कि इट्स अ लैंग्वेज। बेसिकली वो क्या सोचते थे कि जो ला इटालिया जो बार बार लोग बोलते रहते हैं, ला इटालिया ला इटालिया इटालिया, बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ विक्टर एमेनुअल्स वाइफ। मतलब लोग इतने इलिटरेट थे। तो इस ढंग से हमारा ये जो ईयर है 1861 कह सकते हैं, इसमें इटालियन यूनिफिकेशन ख़त्म हुआ। ये देखो, ये आपके 7 स्टेट्स आ जाते हैं जो 60 पार्ट में हमारा इटली बना था, ठीक है। ये किंगडम ऑफ टू सिसली है, ये आपका सर्डिनिया पिडमोंट है जहाँ पे हमारा विक्टर एमेनुअल और कैवुड चीफ मिनिस्टर और रूलर हुआ करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन की, बात करेंगे। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का आप ये बोल सकते हो कि ब्रिटेन अपने आप में वहाँ पे जो नेशन स्टेट क्रिएट हुआ, ना तो वहाँ कोई रेवोल्यूशन हुआ, ना ही वहाँ कोई क्रांति हुई, ना ही वहाँ पे खून खराबा हुआ। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ ब्लडलेस रिवोल्यूशन, मतलब नॉन ब्लडलेस और ब्लडलेस रिवोल्यूशन आप बोल सकते हो। यहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, क्रांति नहीं हुई, और बस यूनिफिकेशन हो गया। तो लेकिन कैसे हुआ, बेसिकली एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। हम सबको पता है, अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो उस वक्त ब्रिटेन में, या आज भी देखते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रुप रहता है, वेल्श रहते हैं, स्कॉट रहते हैं, आयरिश रहते हैं। हमारी बुक में हम वेल्श के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली इट्स अ वेल्ड रीजन, ठीक है। और स्कॉट मीन्स स्कॉटिश हो गया, आयरिश मतलब आयरलैंड हो गया आपका, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन हो गया, ठीक। इन लोगों के, इन चारों के 1 2 3 4 इन चारों के अपने एथनिक कल्चर हुआ करते थे, ट्रेडिशन हुआ करते थे। लेकिन जो इंग्लिश पीपल थे वो, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था तो वो पावर में थे। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा होगा वो पावर में होगा। तो अपना जो इन्फ्लुएंस था वो बाकी लोगों पे बनाना चाहते थे, अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते थे, अपनी पावर क्रिएट करना चाहते थे बाकी लोगों पे, ठीक है। अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर लिया 1688 में, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि इंग्लैंड ने क्या किया, एक स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट किया। एक्ट का नाम था द यूनियन एक्ट, या द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। कब हुआ था, 1707 में, जिसके तहत इंग्लैंड को क्या बोला जाने लगा, पूरे ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और अब इंग्लैंड कर सकता था अपने इन्फ्लुएंस को इम्पोज किस पे, स्कॉटलैंड पे, ठीक है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, जब बनी ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उसमें अधिकतर मेंबर कौन थे, इंग्लिश मेंबर थे, जो कि डोमिनेट करते थे, हर किसी को दबा देते थे, सप्रेस कर देते थे। इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, स्कॉटलैंड के जो डिस्टिंक्ट कल्चर था, उनकी जो वेरिएशन थी, उनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उनको सप्रेस ये लोग करने लगे। सप्रेस मतलब ज़्यादा इन लोगों को आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो क्या पता कल को हमें भी ये लोग दबा दें। तो इट्स बेटर, ब्रिटेन ने क्या करना शुरू कर दिया, इंग्लैंड ने क्या शुरू कर दिया, स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। वहाँ पे अगर हम कैथोलिक क्लैंस की बात करें, जो स्कॉटिश हाईलैंड पे रहा करते थे, पहाड़ी इलाकों पे रहा करते थे,
उनको उनसे उनकी इंडिपेंडेंस को छीना जाने लगा था, स्वतंत्रता को छीना जाने लगा था, ठीक है। और स्कॉटिश हाईलैंडर्स को, जो स्कॉटलैंड के लोग थे जो हायर लैंड पे रहते थे, हायर एल्टीट्यूड्स पे रहा करते थे, उनको बोलने के लिए मना कर दिया गया उनकी अपनी लैंग्वेज, जिसको हमने नाम दिया गैलिक लैंग्वेज। मत बोलो, कोई नहीं बोलेगा। उनका नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर दिया, और कईयों को तो ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसा काम ब्रिटेन करने लगा था, इंग्लैंड के लोग करने लगे थे, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड की कहानी अगर बात करें तो वो उसका भी सेम वही चक्कर था। आयरलैंड की बात करें तो दो पार्ट में बटा हुआ था, दो क्लैंस में बटा हुआ था एक कंट्री। एक कैथोलिक थे, एक प्रोटेस्टेंट थे। ये दो क्लैंस हैं, जैसे कि मुस्लिम्स में शिया एंड सुन्नी होते हैं, वैसे ही जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी होती है उसमें दो क्लैंस होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। जो इंग्लिश लोगों की अगर बात करें, जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कैथोलिक पीपल थे वहाँ पे। अब कैथोलिक रिवॉल्ट्स हुए ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, लेकिन उसको क्या किया, दबा दिया गया। अब इतने सारे रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुए जो कि काफ़ी हद तक हम ये बोल सकते हैं कि फेल हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में एक वुल्फ टोन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हीं में से एक रिवॉल्ट को लीड किया, लीडर बने, ठीक है। 1798 कह सकते हैं, और आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में मिलाया गया 1801 में। ये डेट आप याद रखेंगे। नया ब्रिटेन नेशन फाउंड हुआ, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश कल्चर को डोमिनेंट कल्चर बना दिया गया, मतलब कि हर जगह सिर्फ इंग्लिश कल्चर, ठीक है। और ब्रिटेन का जो नया सिंबल था वो ब्रिटिश फ्लैग था। कभी यूनियन जैक को देख लेना, उसमें आपको सब स्टेट्स का, सब कंट्रीज़ का फ्लैग भी मिल जाता है, चाहे वो वेल्ड हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो आयरलैंड हो। इनका नेशनल एंथम रखा गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली प्रमोट किया गया, और हम ये बोल सकते हैं बाकी कंट्री एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर रही इस पूरे यूनियन में। तो ये हमारा ब्रिटेन का केस स्टडी हो गया। उसके बाद हमारा आता है फीमेल एलिगोरी। ये जो एलिगोरी वर्ड है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है किसी पर्सन और थिंग को, राइट। ये बेसिकली इट्स अ सिंबल। एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि आप फिगर देख रहे हो, एक फीमेल फिगर देख रहे हो, बट वो फीमेल फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? भारत माता, ठीक है। अब भारत माता असली में तो नहीं है ना, लेकिन हमने एक आइडिया क्रिएट कर दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब जिसे हम बेसिकली हम टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, असली में नहीं है, हमारी सोच में है। दिस इज कॉल्ड एलिगोरी, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे फीमेल एलिगोरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम दो कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जर्मनी और फ्रांस। फ्रांस की थी मैरियाना और जर्मनी की थी जर्मेनिया, राइट। ये एक फीमेल एलिगोरी थी, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जितने भी रूलर्स थे और मतलब कि क्रिएट करना शुरू कर दिया पोर्ट्रेट को, ठीक है। हम एक नेशन को फेस प्रोवाइड करेंगे। जो आर्टिस्ट थे 18th एंड 19th सेंचुरी को, उन्होंने नेशन को पर्सनिफाइंग करना शुरू कर दिया, मतलब नेशन को इंसान के रूप में तब्दील किया। जैसे भारत की इमेज, भारत माता की इमेज कई बार दिख जाती, साड़ी पहने हुए, कमल का फूल लिए हुए, राइट, और हम बोल देते हैं ये हमारी भारत माता है। तो ऐसा देखा देखी बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ। नेशंस को अब पोर्ट्रेट किया जाने लगा एज अ फीमेल फिगर, ठीक है। और अगर हम फीमेल फॉर्म की बात करें तो दैट वाज चूजन टू प्रोसिफाई द नेशन, डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर, मतलब कि असली में ये कोई जो वुमेन की हमने इमेज बनाई वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन हमने सिर्फ अपना एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे दिया है एक नेशन को कंक्रीट फॉर्म में। मतलब भारत माता कोई बना हुआ है, ये देखो भारत माता है। इसी ढंग से फ्रांस में मैरियाना को ट्रीट किया गया, और ये इस टाइप की जो फीमेल फिगर थी वो अपने आप में एलिगोरी बन गई नेशन के लिए, एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव बन गई नेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को सिंबलाइज किया था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से, ठीक है। लिबर्टी को जैसे रेड कैप, अपने 9th क्लास की बुक में जो बीच वाला पेज था उसमें रेड कैप बना हुआ था, ब्रोकन चेन बना हुआ था, जस्टिस बना हुआ था, ब्लाइंडेड फोल्डेड वुमेन है जो कैरी करती है विंग स्केल को, कानून अंधा है, कभी देखा है ना वो लेडी को तराजू लेकर खड़ी रहती है, इस टाइप की, मतलब कानून को भी आपने जस्टिस को उस फीमेल में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड एलिगोरी।
इसी ढंग से 19th सेंचुरी में फ्रांस में इसका नाम दे दिया गया, जो लेडी को क्रिएट किया गया उसका नाम रखा मैरियाना, जो फीमेल एलिगोरी थी। इट्स अ क्रिश्चियन नेम, ठीक है, नेशन को रिप्रेजेंट करती थी, राइट, लिबर्टी एंड रिपब्लिक आइडियाज़ से उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को लगाया गया, रेड कैप उसको पहनाया गया, ट्राई कलर कॉकेड होते थे सर पे लगे हुए उसके, वो फ्रांस के तीनों कलर, ठीक है। और मैरियाना के जो स्टैचूज थे उसे पब्लिक स्क्वायर पे यानी चौराहे पे लगाया गया, नेशनल सिंबल बनाया गया यूनिटी के लिए, लोग ताकि उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि हाँ हम में यूनिटी है, ये हमारी यूनिटी के लिए बना है, ठीक है। एंड देन हम ये भी बोल सकते हैं मैरियाना की इमेजेस को कॉइन और स्टैम्प्स पे भी लगाए गए थे। इसी ढंग से जर्मेनिया है हमारी, ये जर्मन नेशन से बिलोंग करती है, ये भी एक फीमेल एलिगोरी है, ठीक है। जर्मेनिया की अगर बात करें तो ये भाई ऊपर अपने सर पे ओक लीव्स का क्राउन पहनती है, और जर्मन ओक अपने आप में हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। ये सिंबल बेटा आप लोग करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप इसे देख लेना। ये फॉलन जर्मेनिया जूलियस हिब्नर ने बनाई थी, एक बार आप इसे भी देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये भी जर्मेनिया है जब वो राइन को प्रोटेक्ट कर रही है, ये दिस इज अ पिक्चर ओनली। अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की बात करेंगे। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेंट्रल एशिया और सेंट्रल यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, नॉट सेंट्रल एशिया बट हाँ सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, और पूरे रीजन को हम बोलेंगे बाल्कान रीजन। बाल्कान रीजन, कई लोग इसे बल्कान रीजन भी बोलते हैं बट इट्स बाल्कान रीजन, और उसको हम सैल्विक नेशन भी बोलते हैं, सैल्विक नेशन भी बोलते हैं, बाल्कान रीजन को ही सैल्विक रीजन बोलते हैं। हुआ क्या था, छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थे यूरोपियन की, यूरोप में इनके ऊपर जो एम्पायर रूल किया करता था उस एम्पायर का नाम था ओटोमन एम्पायर, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि यूरोप में 1871 में एक बहुत तगड़ा टेंशन उभर के सामने आया, और वो टेंशन का एरिया था बाल्कान एरिया। बाल्कान में कौन कौन से देश आते थे, तो हम बात करेंगे बाल्कान में रोमानिया, बल्गेरिया मतलब आज की डेट में अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको याद हो रहा है 4-5 उस चीज़ को आप याद कर लेंगे। और इनके यहाँ के लोगों को हमने नाम दिया स्लैव्स, ठीक है, स्लेव नहीं, इट्स स्लैव्स, और स्लैव से ही सैल्विक नेशन बना हुआ है। कई कई जगह पे स्लेविक नेशन भी लिखा हुआ है बट इट्स अ स्लैविक। अगर हम बहुत सारे बाल्कान रीजन का अधिकतर पार्ट की बात करें तो वो ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ओटोमन एम्पायर आपको अच्छे ढंग से पता है क्या, ओटोमन एम्पायर इट मीन्स इट्स अ मुस्लिम एम्पायर, इट वॉज अ मुस्लिम एम्पायर एंड खलीफा रूल किया करता था, ठीक है। अब जो रोमांटिसिज्म की जो आइडियाज़ थे, जो हमने पढ़ा था, द कल्चरल मूवमेंट के जो आइडियाज़ थे वो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन की फीलिंग ला रहा था, और काफ़ी हद तक ये आगे बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, ठीक है। लोगों का देश के प्रति लगाव बढ़ता चला गया, लोग नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहते थे, अपने आप को ओटोमन एम्पायर से अलग करना चाहते थे। जैसे कि पहले ग्रीस भी ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, लेकिन ग्रीस ने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई थी अपने आप को अलग कर लिया था। सब अपने आप को अलग करना चाहते थे, अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स करना चाहते थे, लेकिन सक्सेस बहुत कम को मिली। अब वन बाय वन ये लोग क्या करते थे, अपने आप को ओटोमन एम्पायर से अलग करते थे, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं जो बाल्कान रीजन थे वो कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी पॉलिटिकल राइट, अपनी जो नेशनैलिटी होती थी, अपनी जो हिस्ट्री होती थी, उसको प्रूव करते थे कि भाई हम पहले भी हम इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती हमें सब्जुगेट कर लिया, अधिकार कर लिया, आक्रमण कर लिया, हमें बिल्कुल अपने अंडर कर लिया, तो हमें आज़ाद रहने दो। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे, और इसीलिए इनके बीच में स्ट्रगल हुआ, नेशनलिस्ट टेंशन था, स्ट्रगल हुआ, और ये एरिया अपने आप में इंटेंस कन्फ्लिक्ट वाला एरिया बन गया। आए दिन वॉर हुआ करते थे, कोई स्टेट अपने आप को अगर ओटोमन एम्पायर से अलग कर रहा है तो अगला स्टेट जेलस फील किया करता था, ये तो अलग हो गया, मैं तो छोटा का छोटा हूँ, और ये अलग होकर के दूसरे छोटे स्टेट को ऑक्यूपाइड कर लेता था। तो अगला स्टेट जलता था, अरे इसके पास तो इतने स्टेट्स आ गए, मेरे पास क्यों कम आए। तो ये हमेशा राइवलरी और जेलस की फीलिंग एक दूसरे से रखते थे, और अपनी टेरिटरीज को ये लोग अलग होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के एक्सपेंड करना चाहते थे।
अब इतना हमें पता है भाई, ये लोग तो अभी भी आज़ाद हो रहे थे ना, अभी भी इंडिपेंडेंट हो रहे थे। इन पे नज़र गड़ा के रखी हुई थी यूरोपियन पावर। और यूरोपियन पावर की बात करें तो कौन? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। जैसे ही कोई अलग होता, यूरोपियन कंट्री उस पे अटैक करती और उसको कब्जा कर लेती। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिस लेड द सीरीज ऑफ वॉर, ये जो चीज़ें चल रही थी वो आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न बनी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जो नेशनलिज्म था वो कहीं ना कहीं एम्पेरलिज्म को उसने इम्पेरलिज्म के साथ आया। यूरोप में जो डिज़ास्टर हुआ 1914 का, वो इसका एक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि भाई इम्पेरलिज्म अपने आप में एक इम्पेरलिज्म क्या, जब व्हेन अ बिग स्टेट ऑक्यूपाइड द स्मॉल स्टेट फॉर देयर ओन प्रॉफिट, एक बड़ा राज्य जब छोटे राज्य को कब्जा करता है अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, उसे कहते हैं इम्पेरलिज्म। ठीक है, जैसे वी वर कॉलोनाइज बाय द ब्रिटिश पीपल, हम कॉलोनाइज थे ब्रिटिश पीपल के द्वारा, ब्रिटिशर्स ने हमको कब्जा कर लिया था हम पे, सो दैट कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो कि कॉलोनाइज़ थी यूरोपियन पावर के अंडर, जिसमें से इंडिया एक था। और ये यूरोपियन पावर अपना डोमिनेशन क्रिएट करती थी, इम्पीरियल मूवमेंट हुए, लोग बहुत सारे नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी लोगों में डेवलप हुई, और कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फैली लोगों के अंदर। ठीक है, इम्पेरियलिज्म के लोग अगेंस्ट गए, और यूरोपियन आइडिया का जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो काफ़ी हद तक आगे भी फैला, लोगों तक गया। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो आइडिया था सोसाइटी का वो काफ़ी हद तक नेशन स्टेट को एक्सेप्ट करता था, मतलब नेशन स्टेट को एक्सेप्ट किया गया नेचुरल एंड यूनिवर्सल वे में, हर जगह हर जगह। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।